एक्चुअली उस समय देखिए सोशल मीडिया इतना डेवलप नहीं था और लिया तो पछताने की कोई बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, हमारा फ्रेंड सर्कल जो है वो 8-10 लड़कों का हुआ करता था और उस समय हमारे पास किसी तरह की कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी। और ये जो आप सामने कार देख सकते हैं, ये Hyundai की एक्सेंट है और ये कार हमारे फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले आई थी। इस कार को मैंने काफ़ी चलाया है, लेकिन एक्चुअल में इनके जो ओनर है वो आज हमारे साथ में हैं। और इस कार को रखते हुए इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, ये कार आज कैसी चल रही है, कब इसको ख़रीदा गया था और किस तरह की इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इनसे इनका परिचय ले लेते हैं। मेरा नाम राजू महतो। राजू महतो सर, आपने ये कार को कब लिया था? मैंने 31 अगस्त 2014 को लिया इस कार को। कितना किलोमीटर आपने चलाया सर? अप्रॉक्स 46,000। 46,000। आज अगर हम लोग ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 7 साल पुरानी कार है। तो 7 साल पुरानी कार में 46,000 किलोमीटर कुछ कम नहीं सर? हाँ, कुछ रीजन रहा है। पहले होम टाउन में था तो वो कार को मैंने अपने वर्क के लिए ज़्यादा यूज किया करता था। बट ये 2018 में मेरा किसी कारणवश मैं एक्चुअली कोल इंडिया में पदस्थापन है हमारा, उसके चलते मुझे ट्रांसफ़र हो गया कोल इंडिया में। सड़कों की स्थिति ठीक नहीं, उसके चलते मैं बाइक का ही इस्तेमाल करता हूँ। कम्युनिकेशन जो वो सही नहीं है, जिसके चलते ये कार घर में ही खड़ी रह जाती है। वीकली आता हूँ तो कहीं जाने का मौका नहीं मिलता है। तो कोई गाड़ी आप पहले से शॉर्ट लिस्ट किए थे या किस तरह से ये गाड़ी आपने खरीदा? एक्चुअली मैंने एड के माध्यम से ही देखा था। इसके कंपेयर में पहले मैं तो स्विफ्ट डिजायर का प्लान बनाया, पर देखा उसका चदरा कुछ पतला था, बहुत कुछ देखा लाइट वेट था, थोड़ा था ये इसमें माइलेज कम था। एक्चुअली उस समय देखिए सोशल मीडिया इतना डेवलप नहीं था, तो मैंने अपने विवेक से काम किया। तो बजट में मेरा यही फिट बैठ रहा था, जिसके कारण मैंने यही गाड़ी को लिया। और लिया तो पछताने की कोई बात नहीं है। आज तक मैं खुशहाल हूँ इस कार से। अच्छा। अभी तक कोई किसी प्रकार का एक्स्ट्रा खर्च इसमें एक्सपेंस नहीं गिर रहा है। गाड़ी का लाइफ भी सही है, चाल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक हुआ। मेंटेनेंस तो 0 ही है। किसी भी कार का जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी है उसको परखने के लिए ये 7 साल काफ़ी ज़्यादा है ना? तो इन 7 सालों में ये कार आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं करी? अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई। जो ज़रूरी किलोमीटर है वो नहीं भी चला है तो साल में एक बार तो सर्विस सेंटर गाड़ी को सर्विस करवाने ले ही जाना है। तो वहाँ पर सर्विस सेंटर में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की या सर्विस कॉस्ट की बात करें तो वो कितनी आ जाती है? बहुत 4-5 हज़ार के आसपास आती है। क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आपको एकदम बेहतरीन लगती हैं? कार तो एक्चुअली मेरा टॉप मॉडल है नहीं, ये कार मेरा बीच का मॉडल है। फिर भी हद तक सुविधा बहुत है, जो चाहिए है। अभी तक मेरा गाड़ी का बॉडी सही है, इंटीरियर जितने फीचर्स है वो सब सही हैं। और इसका एक गुण जो मैं देखा, ये इसका पेंट आज तक नई जैसी अभी तक ये पेंट है, जरा सा भी फेड नहीं हुआ है। लाइट शाइनिंग सब वही है। जितनी भी कार मैन्युफैक्चरर कंपनियां आ रही हैं अपनी चद्दर की क्वालिटी को बहुत ही डिग्रेड करती जा रही हैं। खास करके मारुति की गाड़ियों की बात करें तो जो अभी नई मारुति की गाड़ियां आ रही हैं हाईटेक प्लेटफॉर्म के साथ में, इतनी हल्की आ रही हैं। 2014 में इस कार को लिया था तो इसमें ना एयरबैग था, ना ABS था, ना EBD है, किसी तरह का कोई सेफ्टी फीचर्स नहीं था। तो आपको नहीं लगता है कि अब जनरेशन चेंज हो रही है तो अब नई तरह की गाड़ी ली जाए? हाँ, ऐसा तो मैंने 2 महीना पहले सोचा था बेच दें और दूसरा कार ले लें, तो मंथन कर रहा था। तो कस्टमर हमारे बीच आए, मैंने किसी को बोला कि बेच देना है और दूसरी कार लेना है, न्यू जनरेशन की जो कार है। क्रेटा के बारे में विचार किया था, शोरूम भी गया मैं, उसके बाद गाड़ी भी देखा, सब कुछ समझ में आया। रात में जब मंथन कर रहा था, कार को मैं बेच दूं, जितना मैं भी बेचूं, फिर नया डाउन पेमेंट दूं, नया कार, फिर 6-7 लाख का लोन होगा। 6-7 लाख लोन हो जाने के बाद हम क्या होगा कि 5-6 साल फिर इंस्टॉलमेंट देते रहना, फिर हमारी कार पुरानी हो जाएगी। तो फिर मैं कार में ही मेरा जीवन निकल जाएगा, क्योंकि आगे अगला 5-6 साल बाद फिर नई जनरेशन की गाड़ी कार आएगी।
तो फिर मैं सोचा कि क्या करूं, तो फिर मैं अगला को मना कर दिया कि भाई मैं अब कार नहीं लूँगा, तो जब नहीं लूँगा तो बेचूंगा भी नहीं। कुछ दिन तक और चलाते हैं, जब गाड़ी पुरानी हो जाएगी, एकदम स्थिति नहीं रह जाएगी चलने की, तो फिर अच्छे कंडीशन में हो जाएंगे, हमारी सैलरी भी थोड़ा स्मार्ट हो जाएगी। बिके नहीं बिके मैं दूसरा कार ले लूँगा। ये सेकेंडरी कार के तौर पर घर पर पड़ी रहेगी। बहुत बार मन तो ललचाता है, दिल जो है कहता है कि नई कार ले लें, लेकिन अगर आप दिमाग से काम लेंगे और बहुत ही डीपली सोचेंगे तो कभी भी 2 साल 3 साल कार को चलाने के बाद में तुरंत उसको आप ना निकालें। लेकिन जिन लोगों से बात हो रही थी तो क्या इसकी रेट आपको मिल रही थी? 350 मांग रहा था, 325 तक देने को तैयार थे। 325 नहीं 350 अगर वो दे देते तो मैं शायद उस दिन जो दिमाग में मेरा चल रहा था मैं कार को बेच देता और क्रेटा के लिए मैं अंदर से इच्छुक था और क्रेटा आज मेरे पास होता। एक एक्सीडेंट में थोड़ा सा मेरा पीछे का लुकिंग क्या बोलते हैं टेल लैंप टूट गया। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उतना चलता है, वैसे भी मैंने अगर नहीं लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Hyundai की कार रखते हैं तो ये चीज़ आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि आपकी अगर पीछे का टेल लैंप के जो शीशे जो हैं वो टूटते हैं तो वो पूरी दोनों सेट में चेंज होगी, वो एक आपको नहीं मिलने वाली है। ये कार आपने 7 साल चलाया है तो आप ज़रूर कुछ न कुछ ऑब्जर्व किए होंगे। अगर कमियों की बात करें तो क्या कमियां हैं इसका? जो हम महसूस किए वो है कि इसकी टायर छोटी है, इसका टायर का साइज और बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस कम है वो थोड़ा होना चाहिए। और ये गांव देहात में रूरल एरिया में चलने की लायक नहीं है, उतना कंफर्ट नहीं है, बट उतना कंफर्ट नहीं। हमारे झारखंड में जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ की सड़कों की स्थिति जर्जर है थोड़ी, जिसके चलते जहाँ तहाँ हट जाता है, रोड ऊंचा नीचा रहने के कारण वो परेशानी है। लेकिन रिसेंटली अभी हमारा वो क्लच पैडल जो है वो हार्ड होता जा रहा है, स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड होता जा रहा है, पहले जैसा सॉफ्ट नहीं है, इजी वे में कटता नहीं है। एक बार मैं इसका कुछ बेयरिंग वगैरह लगवाया नया स्टीयरिंग का, स्टीयरिंग कॉलम खोला गया था, तब भी मैं वो बोला था वहाँ कि पहले जैसा नहीं लग रहा है। तो बोला जबरदस्ती कि अब चलाइए ना, 1-2 दिन में थोड़ा घूमेगा तो सेट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मेरे पास जाने का कोई वैसा मौका नहीं मिला। इन 7 सालों में क्लच पैडल थोड़ा सा हार्ड हुआ है, बाद बाकी पेट्रोल केवल डाला है, एनुअल मेंटेनेंस के नाम पर सर्विस जो 4-5 हज़ार रुपया का आता है, बस वो खर्चे हैं और किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा खर्च इस कार में कुछ नहीं है। अभी भी जब आप केबिन के अंदर में जाएंगे तो जो डैशबोर्ड की प्लास्टिक है, चाहे इंटीरियर की जो भी चीज़ें हैं, आज भी आपको एकदम जस की तस नई दिखेंगी और उसमें पॉलिश वगैरह आप लगा देंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये 7 साल पुरानी कार है। इनकी जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो बहुत ही बढ़िया यूज़ करते हैं। फिट एंड फिनिश जो है वो काफ़ी बढ़िया होती है। जब फिट एंड फिनिश की बात कर ही रहे हैं तो सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि इतने ख़राब रास्तों पर आप रेगुलर चलते हैं, आइंस वाला जो एरिया होता है वहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे इस कार को लेकर के जाते हैं, तो केबिन के अंदर में किसी तरह की चरचूर रेटलिंग साउंड की किसी तरह का आप अनुभव किए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है। चलिए कार को चला करके देखते हैं कि क्या मेरा अनुभव रहता है। हाँ, ये मेरा ड्राइविंग परफेक्ट पोजीशन है और ये स्टीयरिंग को एडजस्ट करने का सुविधा दिया गया था, तो इसको टिल्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। तो एक बार मैं पीछे का सीट आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं मेरी हाइट जो है वो 5'8" है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी नी रूम है, लेग रूम भी काफ़ी बढ़िया है और अंडर थाई सपोर्ट तो जनरली Hyundai की गाड़ियों में काफ़ी बढ़िया होता है। अगर आपकी हाइट जो है 6 फुट से अबव होगी तब थोड़ी बहुत स्पेस की कमी आएगी, लेकिन इन जनरल जो हम भारतीयों की एवरेज हाइट जो होती है वो 5'7", 5'8" होती है, तो उसके हिसाब से सीट काफ़ी बढ़िया है और स्पेस भी इस कार में बहुत ही बढ़िया है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कार में, हालांकि ये चीज़ मेरी i20 में भी नहीं है जिसको मैंने 2018 में ख़रीदा था। डोर्स पर ये देख सकते हैं एक सॉफ्ट जो है वो किनारों पर
पैडिंग दी हुई है। आप देख सकते हैं, शायद कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरे किनारे पर है। तो जब दरवाजे को हम बंद करते हैं तो ये आकर के ये जो पोर्शन है इसमें आकर के चिपक जाता है, और चिपकने के बाद केबिन का इंसोलेशन जो है और भी बेहतरीन हो जाता है। और जिसके कारण अक्सर आपने देखा होगा कि Hyundai की गाड़ियों का जो केबिन है वो काफ़ी साइलेंट हो जाता है, और किसी तरह की अननेसेसरी नॉइज बाहर की जो है वो अंदर नहीं जाती है। चारों पावर विंडो के स्विच यहाँ पर दिए गए हैं, और ये सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर, इसकी जो फिनिश है इसमें कलर जो है किसी तरह से हटा नहीं है। भले किसी तरह का कोई एयरबैग नहीं दिया गया है, लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड सारे कंट्रोल्स थे। यहाँ पर वॉल्यूम प्लस माइनस है, म्यूट है, इधर में ट्रैक चेंज करने का दिया गया है, यहाँ पर ट्रिप रीसेट करने का दिया गया है। तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं, नहीं तो ये शोर करती रहेगी। और जब भी आप ड्राइव करते हैं तो आप भी सीट बेल्ट का ज़रूर उपयोग करिए। मैनुअल एसी के कंट्रोल्स और बड़े बड़े से नॉब दिए गए हैं, रेट्रो लुक में है। 2D इनका म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, एसी वेंट सर्कुलर दिए गए हैं 4। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ नया दिखाना चाहूँगा, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो ये पॉपअप स्टाइल में खुलता है। और यहाँ पर एक ऑक्स की पोर्ट है और एक USB पोर्ट है, और एक 12 वोल्ट का पोर्ट दिया गया है अंदर में। और इसको जब आप बंद कर देंगे तो ये नीट एंड क्लीन लगता है, तो आपके पास वायर वगैरह का जो झंझट जो होता है वो छूट जाता है, तो बहुत ही अच्छा केबिन लगता है। डैशबोर्ड में आपकी ग्लोव बॉक्स जो है वो काफ़ी बढ़िया साइज़ की है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक देख सकते हैं बीज और ब्लैक कलर में है, डुअल टोन में। और गियर बॉक्स जो है यहाँ पर सामने में दिया जाता है, आप i10 में भी देख सकते हैं, जस्ट सामने डैशबोर्ड के दिया जाता है। कार के अंदर कुछ चूहे घुसे थे, नोब को यहाँ पर काटा है, आप देख सकते हैं। कार को स्टार्ट करने के समय किसी तरह की कोई वाइब्रेशन नहीं। Hyundai की गाड़ियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इंजन काफ़ी स्मूथ होते हैं। और चलते चलते बात भी करेंगे, राजू से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो 2014 में ये कितने की पड़ी थी राजू? ये कार 5,73,000 की ऑन रोड। 5,73,000 रुपये है। ऑल 4 पावर विंडो का जो है स्विच आपको ड्राइवर साइड में मिल जाता है, फॉग लैम्प मिला हुआ है, स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल्स मिले हुए हैं। तो 5,73,000 रुपये में और क्या चाहिए था। और अभी आप अब बेचने का जो बोल रहे थे तो रेट कितना मिल रहा था? ऑलमोस्ट 3.5 लाख। और अभी मैं इस कार की चलाने की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह के ख़राब रास्ते पर चल रहे हैं। सारा विंडो खुला हुआ है, कोई भी अननेसेसरी साउंड इस कार में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हम लोग अभी दूसरे गियर में चल रहे हैं। एज यूजुअल इन्होंने जो बताया था कि स्टीयरिंग थोड़ी सी हार्ड हुई है ओवर द टाइम यूज़ होने के बाद में, लेकिन उतनी हार्ड नहीं है कि आपको दिक्कत करेगी। और क्लच की अगर बात करूं तो क्लच मुझे हार्ड ज़रूर महसूस हुआ है। एक पेट्रोल इंजन में क्लच काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी लाइट होता है, लेकिन डीजल इंजन के क्लच जैसा ये हार्ड हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम सर्विस में ले जाओगे तो ये बात थोड़ा सर्विस सेंटर में ज़रूर बोलना। बिल्कुल। हालांकि अभी तो ठंडे का मौसम है, और ठंडे के मौसम में एसी की परफॉर्मेंस को मैं तो चेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका एसी का परफॉर्मेंस कैसा है? 7 साल पहले और अभी में क्या डिफरेंस आया है? नहीं, मैं बतला रहा हूँ कि ये जो 7 साल पहले की एसी थी वो अभी भी है एज इट इज। परफॉर्मेंस में जरा सा भी कोई गिरावट नहीं है, वैसे ही 2-4-5 मिनट में तुरंत कूल कर देती है। एसी का गैस रिफिल वगैरह हुआ है? नहीं, कुछ नहीं करवाया हूँ। 46,000 किलोमीटर ही चली है, लेकिन आप एक समय को भी तो देखिए, 7 साल काफ़ी समय होते हैं। और इन 7 सालों में इस कार की एसी की गैस कभी भी रिफिल नहीं हुई है, एसी की कभी भी सर्विस नहीं हुई है। और जिस तरह की सड़क पर मैं चल रहा हूँ कि इसका जो सस्पेंशन है, हालांकि उतनी स्मूथ नहीं है और ज़्यादा स्टीप भी नहीं है, मतलब वेल बैलेंस सस्पेंशन है। और ख़राब रास्तों से गुजरने के बाद जो अनइवन सड़क है वहाँ से टायर जाने के बाद में सस्पेंशन से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। ब्रेक्स का क्या स्थिति है? ब्रेक पैड कभी इन 7 सालों में चेंज हुआ है? नहीं,
एक भी बार नहीं? एक बार भी चेंज नहीं हुआ है। एक बार चारों टायर मैं चेंज करवाया हूँ। जिस समय ये कार आपने खरीदा था उस समय एबीएस का कोई सिस्टम नहीं था लेकिन टॉप मॉडल में था, तो आपकी कार में एबीएस नहीं दिया गया है। 7 साल से मैं ये कार को चला रहा हूँ, तो इसके अनुरूप मैं ढल चुका हूँ। किसी भी चीज़ को आप रेगुलर बेसिस में जब यूज़ करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज टू हो जाते हैं, तो जो कमियां हैं वो थोड़ी सी कम महसूस होने लगती हैं। क्योंकि ये कार हालांकि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, अगर सेकेंड हैंड कार के तौर पर कहीं ये आपको मिल रही है तो ये कार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो राजू ये बताओ, अगर कोई लेना चाहता है तो ये कार रिकमेंड करोगे? हाँ बिल्कुल करूँगा। इसका परफॉर्मेंस अभी तक बहुत बेटर है। अब फर्स्ट पार्टी जो है वो अगर कोई बेच रहा है, और उसके रख रखाव पे कैसा है, रेगुलर उस कार की सर्विस हुई है नहीं हुई है, सर्विस सेंटर से या आजकल इजीली पता किया जा सकता है। सारी गाड़ियों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो सर्विस सेंटर में रहता है, तो वहाँ आप एक बार देख के किस तरह की स्थिति है और डेफिनेटली इस कार को लिया जा सकता है। लोगों का शिकायत रहता है कि हुंडई की सब कुछ ठीक है लेकिन उनकी गाड़ियों में माइलेज काफ़ी कम मिलता है। तो अगर माइलेज ज़्यादा चाहिए तो सीएनजी लगाया जा सकता है, और इस कार में सीएनजी सक्सेसफुल भी है। तो आपने सीएनजी कभी कंसीडर नहीं किया? मेरा रनिंग कम रहा, उसके चलते मैं सीएनजी नहीं लगवाया। सीएनजी उन लोग के लिए बेटर है जिनका रनिंग ज़्यादा होता है, 100-200 किलोमीटर पर डे का है, महीने का 3000 है, 4000 है, उन लोग के लिए सीएनजी ठीक है। देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह की रास्ते पर हैं, और अभी मैंने 3rd गियर में कार को डाला है। और अगर इनके इंजन से परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन एज यूजुअल अभी भी स्मूथ है और इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। बहुत मतलब बढ़िया तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कार में वेट है, जिस तरह से आपको इस कार में बिल्ड क्वालिटी मिलती है, उस हिसाब से इंजन 1.2 लीटर का जो है पेट्रोल वाला ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको दे देगा। एक्सट्रीम लेवल का आपको मज़ा तो नहीं देगा, लेकिन एक फैमिली कार के तौर पर और एक अच्छी स्पेस वाली कार के तौर पर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ये कार अच्छी है, और इसके ओनर भी इस कार से काफ़ी संतुष्ट हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ इस कार के बारे में जान पाए होंगे, और अगर आपके पास में भी कोई कार है और आप झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपके पास कार है और उस कार का एक ओनरशिप रिव्यूज़ आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, वहाँ पर जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा और आपके कार का एक्सपीरियंस का वीडियो इसी तरह से मैं अपनी चैनल पर शेयर करूँगा, ताकि जो नए लोग हैं जो कार खरीदना चाहते हैं उनको काफ़ी मदद मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और ये सड़क देख सकते हैं, यहाँ से मैं कार को घुमा लेता हूँ। मैं आपको ये कार हाई स्पीड में चला करके नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ हाई स्पीड चलाने की सुविधा तो अभी फ़िलहाल नहीं है।